नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भू धंसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा, स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी। साथ ही प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। तो सीएम धामी ने बैठक की है गठित समिति के साथ। जोशीमठ आपदा को लेकर एक समिति गठित की थी जो प्रभावित परिवारों के आर्थिक नुकसान का आकलन करेगी, फिर बाजार दर पर उनके मुआवजे का जो सुझाव है वो सरकार को देगी। और सीएम धामी ने इसी गठित समिति के साथ बैठक की है। जोशीमठ मामले को लेकर सीएम धामी ने यह बैठक की है और यहां पर जो प्रभावित परिवार हैं उनको मुआवजा वितरण और उनके पुनर्वास को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया, बातचीत की गई। प्रभावितों को बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि प्रभावितों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा और उनको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा, बेहतर मुआवजा उनको दिया जाएगा, उन्हें किसी तरीके का नुकसान का सामना नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भू धंसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक की है आज, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी। साथ ही प्रभावित हितधारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जोशीमठ में आई आपदा के बारे में जहां पूरे देश का ध्यान जोशीमठ की तरफ है, तो वहीं राज्य सरकार पूरी तेजी के साथ लोगों की मदद करने में जुटी है। जोशीमठ से लौटने के बाद हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है, जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। तो जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने बयान दिया है, देश का ध्यान इस समय जोशीमठ की तरफ है। राज्य सरकार पूरी तेजी के साथ लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। जोशीमठ से लौटने के बाद हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। हर कोशिश की जा रही है जिससे जोशीमठ को बचाया जा सके और जो प्रभावित परिवार हैं उनकी मदद की जा सके और उन्हें इस आपदा के संकट से बचाया जा सके। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरे तरीके से जी जान में जुटी हुई है ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। नहीं, सभी जगह है। नैनीताल बलिया नाला आज नहीं लंबे समय से हो रहा है। कर्णप्रयाग में कोई एकाध क्रैक आया है। मसूरी में कल हमारे वहाँ के माननीय विधायक और जो मंत्री हैं वो गए हैं, वहाँ पर भी क्रैक देखा गया है। उत्तरकाशी में देखा गया है। हिमालय तो कच्चा पहाड़ है, ये तो हम जानते हैं और हम लोगों की नियत में आपदाएं हैं, लेकिन आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद की जो तैयारी होती है वो हमारी सरकार ने सारी तैयारी पूरी करी हुई है। और कोई संकट आने से पहले वहाँ पर आर्मी है हमारी, 10-11 हमने दस्ते बना दिए हैं। आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, लोकल प्रशासन है पूरा, और हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स वहाँ कैंप कर रहे हैं। वहाँ के जो कमिश्नर हैं गढ़वाल के, वो वहीं पर कैंप कर रहे हैं। तो इसलिए चिंता सबको है, लेकिन लोगों को बचाना, अपनी जनता को बचाना पहला कर्तव्य है। इस पर सरकार। वहीं चमोली में सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपदा राहत कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जोशीमठ में अभी तक 2 होटल जो भू धंसाव के कारण लटक गए हैं उनको डिसमेंटल करने का आदेश दिया गया है।
तो आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो प्रभावित क्षेत्र में जोशीमठ में फिलहाल ऐसे 2 होटल चिन्हित किए गए हैं जो भूधसाव के कारण लटक गए हैं, जिनको डिसमेंटल करने का काम किया जाएगा ताकि जो आसपास के घर हैं, भवन हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। रूप में प्रति परिवार 1.5 लाख रुपए की सरकार से सेक्शन हुई है। इस 1.5 लाख रुपए का ब्रेकअप मैं बता देता हूँ। 50,000 तो एक अनटाइड फंड की तरफ है, उसको अपने सामान शिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ राशन पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो 1 लाख रुपए है वो फाइनल जो रीलोकेशन या रिहेबिलिटेशन पैकेज आएगा उस पैकेज में एडजस्ट की जाएगी, वो एक तरफ से एडवांस आप समझ लीजिए। और बाकी रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाने के लिए होमवर्क चल रहा है प्रशासन का और टीम्स भी बढ़ाई जाएंगी और जल्दी हम लोग इसकी मेजरमेंट्स और ये सब कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने सब क्लैरिफाई किया था कि उत्तरकाशी में वर्णावत लैंडस्लाइड में जब हुआ था तो उस समय जो पैकेज दी गई थी उसी टाइप की पैकेज यहाँ पर दे दी जाएगी, जो कि मार्केट रेट के बराबर। चमोली जिले के जोशीमठ में आई आपदा के कारण जहां जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, वहीं प्रदेश भर से राहत सामग्री भेजी जानी शुरू हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों की बात करें तो सभी का लगभग एक मत से यही मानना है कि विकास की दौड़ में अनियोजित तरीके से निर्माण किया जा रहा था, जिस कारण आज जोशीमठ की यह स्थिति हुई है। जोशीमठ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए, वर्तमान में जोशीमठ के हालात बेहद ख़राब हैं और मैं मान रहा हूँ कि जोशीमठ अपना अस्तित्व भी खो रहा है और इसके लिए मैं पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार को दोषी मानता हूँ। क्योंकि आप ये देखेंगे वहाँ पे इतने बहुमंजिला होटल रिजॉर्ट बन गए हैं जो कि वहाँ के हिसाब से नहीं बनने चाहिए थे। और दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण वहाँ चल रही योजनाएँ NTPC और JP ग्रुप के द्वारा जो योजनाएं हो रही हैं उनमें ब्लास्ट के द्वारा पहाड़ों को तोड़ने का काम किया जाता है, जिससे कि पहाड़ दूर तक दरकते हैं और जिसका नतीजा आज इसके रूप में हमें देखने को मिल रहा है कि जोशीमठ अपने अस्तित्व से और उत्तराखंड के नक्शे से शायद मिटने जा रहा है। इसके लिए सरकार को एक कमेटी गठित करके तत्काल प्रभाव से सारी योजनाओं पर उत्तराखंड में रोक लगानी चाहिए। जो छेड़छाड़ की गई है पहाड़ों से, बाईपास निकाला गया है, विष्णु प्रयाग योजना चल रही है। पिछले साल भी उसी की वजह से वहाँ पर जो आपदा आई थी और उसका मेन कारण वही है। इन योजनाओं को रोका जाए जिस वजह से वहाँ जो है आसानी से रोक रह सके। कुछ जो निर्माण हो रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। लोगों ने 1-1 मंजिला मकान बनाए, उसके बाद 2 मंजिला बनाए, तो उस पर थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए। यही इसका मेन कारण है। देखिए, जितना हमारे संज्ञान में है अभी तक, जो मुख्य कारण है ये NTPC जो टनल बनाई है सरकार की जो योजना के तहत बन रही है, मुख्य कारण वही है। उसी में ही सरकार द्वारा लापरवाही हुई है, करी गई है कुछ, मतलब उस योजना की ही मेन कारण लगता है कि योजना के कारण ही कि तैयारियां सही नहीं थी, या जिसे प्रोजेक्टेड रिपोर्ट कहते हैं वो सरकार ने सही नहीं बनाई थी कि इस टनल से क्या क्या भविष्य में नुकसान हो सकते हैं, उसका ध्यान नहीं रखा गया। इसकी वजह से ये आपदा जोशीमठ में आई है। जोशीमठ में जो आपदा आई है वो जो विकास हो रहा है ना, वो अनलिमिटेड विकास हो रहा है। विकास तो होना चाहिए हमको, लेकिन जो कंक्रीट का विकास हो रहा है उसके कारण ज़्यादा आपदा है। वहाँ पर कंक्रीट का विकास नहीं, पठालों का मकान बनने चाहिए। जो पुरानी जो पद्धति है, पुराने वाले जो मकान है, अभी भी जो पठालों के मकान है वो ढहे नहीं। तो वो जो विकास है उस विकास को हमको एक नियंत्रित करना पड़ेगा कि हमको किस तरह का विकास है। इकोसिस्टम वहाँ का गड़बड़ा गया है। वहाँ पर जो पहाड़ों की कटिंग हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, उसमें भी नियंत्रण करना पड़ेगा। पहाड़ों की कटिंग ना हो, कटिंग जो हो तो तरीके से हो। देखो, कुछ जोशीमठ का बहुत महत्व रहा है हमारे उत्तराखंड के लिए, और हम लोग हर साल बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे कि वहाँ के पुजारी जी से और वहाँ के प्रसाद बेचने वाले भाई साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जो ये बड़े बड़े कार्य, सड़क कटाव और ये हिमालय का कटाव जो हो रहा है NTPC के द्वारा या JP ग्रुप के द्वारा, रेलवे का निर्माण भी चल रहा है। एक हमारी जो धरती है कब तक सहन करेगी अपने पर बोझ? ये जो इतने बड़े बड़े निर्माण, ये किस विभाग ने इतने बड़े बड़े होटल्स के, जो हमने तो सुना था कि पहाड़ में 2 मंजिला होटल बना सकते हैं, अब जो होटल देखने में आ रहे हैं 4-5 मंजिला होटल हैं। मतलब मिली भगत, किस विभाग की मिली भगत रही जो वहाँ के स्थानीय निवासियों ने इतने बड़े बड़े होटल खड़े कर दिए। और सीवर लाइन की समस्या वहाँ पर थी, जो सीवर लाइन नहीं है, गड्ढों में से शौच का जो है उसमें रिसाव हो रहा है इतने सालों से, कहीं ना कहीं धरती तो दबेगी ही, आज नहीं तो कल।
मगर यह कि सरकार को ये देखना चाहिए कि निर्माण कार्यों में जो वहाँ के स्थानीय बिल्डिंग है या स्थानीय जो भी हमारे बने हुए हैं कंस्ट्रक्शन वहाँ के, उस और ध्यान दें कि इस पर कोई फ़र्क ना पड़ता। देखो जी, इसका मुख्य कारण तो वही है, जितना प्रकृति का ज़्यादा दोहन होगा उस हिसाब से उसका कटाव भी होगा। विकास होगा तो विनाश भी उसके साथ ज़रूर होना है। अब मेन कारण जो है कि उसकी भौगोलिक संरचना के हिसाब से उसका जो डंपिंग जोन है वो सिस्टम नहीं बनाया गया, उस वजह से ज़्यादा ये आज दिन देखने को मिल रहा है। तो अब जो सरकार जो पहल कर रही है इस तरह से, उसको आप संतुष्ट हैं या किस तरह से देखते हैं? अब सरकार जो देखो कि लोगों को कितना मुआवजा देती है, क्या करती है, कुछ हम ये भी देख रहे हैं टीवी पे बार बार देख रहे हैं कि 3 मंजिल का नक्शा पास है, लोगों ने 5-5 मंजिल बना रखी है। उस चीज़ को भी सरकार देखेगी, उस हिसाब से आर्थिक मुआवजा देगी। देखिए, जोशीमठ जो है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला जो मठ वो जोशीमठ में स्थापित है, जो कि हम लोग देख रहे हैं वो भी रख रहा है। और संपूर्ण जोशीमठ ही इस मुहाने पे पहुंच चुका है कि कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। इस पूरे प्रदेश को सरकार ने जो विकसित किया था वो पर्यटन के मानचित्र पे भी आ चुका है, और पर्यटनों का इतना यहाँ आना जाना हो गया है कि विकास के रूप में यहाँ होटल, मॉल्स और रिजॉर्ट वगैरह बन रहे हैं, जो कि इस पूरे जोशीमठ के लिए खतरा बन चुके हैं आज की डेट में। एनटीपीसी की ये परियोजना है जिसमें बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं, जिससे पहाड़ धीरे धीरे दरक रहा है। और जोशीमठ ये पूर्व में लोगों का ये कहना है, मिश्रा आयोग का भी कहना है कि एक दलदली ज़मीन पर बसाया हुआ एक शहर है। तो इसके नीचे इस तरह की बड़ी बड़ी परियोजनाएँ चलेंगी तो उससे आगे भी और नुकसान हम भयानक त्रासदी के रूप में देखेंगे। तो इस पर सरकार को तत्काल रोक लगानी चाहिए और नए सिरे से इस पूरे जोशीमठ का आकलन करके एक नया शहर बसाना पड़ेगा, ऐसा भी हमें लगता है। देखिए, वर्तमान में जो अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता में विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी है, तो वहीं बिजली कटौती की समस्या को लेकर जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और तालाबंदी की। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो जसपुर में विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। विधायक आदेश चौहान ने धरना दिया है, सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यहां पर हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर भी 1 सप्ताह बाद हमने जो हमारे डीजीएम काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया कि भाई इस व्यवस्था को बनाइए। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। हमारे क्षेत्र में कई बुजुर्ग मौतें हो गई ठंड के कारण, लेकिन प्रशासन के, सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी। कल मैं जिलाधिकारी से भी मिला और मैंने कल डीएम से भी ये वार्ता की कि भाई सुबह सुबह बिजली जरूर दी जाए, कि बुजुर्गों को, माता को, बच्चों को बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे स्कूल या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो उन्हें सुबह सुबह नाश्ता तैयार होता है, नहाना धोना होता है। और बुजुर्ग आदमी को आप जानते हैं कि ठंड से बचाने के लिए आज कोई व्यवस्था और नहीं है सिवा बिजली के। अभी कल मैं गया मुरली वाले में, वकील ने हमारे राजीव जी, उनके पिताजी की डेथ 9 बजे के लगभग कल सुबह हो गई। वो बोले वो ठंडी इतनी लग रही थी, उनकी ठंडी दूर नहीं हुई, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनकी डेथ हुई। अब मैं प्रशासन से कह रहा हूँ, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। पूरा प्रयास है हमारा। तो हमने उस दिन कहा था भाई अगर आप नहीं सुधरे तो हम मजबूरन होकर तालाबंदी का काम करेंगे। तो हमने आज सांकेतिक ये किया है, अगर नई बात बनी तो मैं फिर डीजीएम के यहाँ मुझे जाकर तालाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे तो हमारे जसपुर का फर्क पड़ेगा और डीजीएम का पूरा क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि 3 उसमें क्षेत्र आते हैं, काशीपुर, बाजपुर भी। तो इसलिए ये आज सांकेतिक मैंने यहाँ रखा है और हमारे सब कांग्रेस परिवार के लोग और बहुत सारे हमारे दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे बुजुर्ग पीछे सब हमारे साथ यहाँ आए और हमने यही निवेदन कर रहे हैं। और मैं फ़ोन पे भी वार्ता करूँगा कि उसको हमारी समय को सुधारा जाए। मतलब बिजली कटौती करनी तो दिन में कर लें, क्योंकि दिन में इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो सुबह सुबह बहुत आवश्यकता है उसी टाइम कटौती हो रही है, जिससे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के जगदीशपुर क्षेत्र का है, जहां पर देर रात लक्सर रोड जगदीशपुर में शराब के ठेके के पास हाथियों का झुंड जब सड़क पर इधर उधर पहुंच गया तो लोग
अफरा तफरी में भागने लगे। कुछ लोगों ने हाथियों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर भगाया, लेकिन ठेके के पास जब हाथियों का झुंड पहुंचा तो शराब पीने वालों के होश उड़ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर अचानक हाथियों का झुंड शराब के ठेके के पास पहुंच गया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। वन विभाग की टीम को सूचित किया। मौके पर विभाग की टीम पहुंची और हाथियों का रेस्क्यू कर उनको जंगलों में भेजा गया। पुलिस ने एक नशा तस्कर को नशे की गोलियों और कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेज दिया। बता दें, एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी द्वारा जनपद में चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत चेकिंग के दौरान हिमांशु बाटला को गांव गुलजारपुर से पुराने ट्यूबवेल के पास प्रतिबंधित नारकोटिक्स से संबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से प्रतिबंधित नारकोटिक्स की 620 गोलियां बरामद की गई। वहीं महिला आरक्षण बिल को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने पर महिलाओं में खुशी की लहर है। बीजेपी महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी ऋतु मित्रा ने कहा कि महिलाओं के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, बीजेपी की धामी सरकार ने महिलाओं से अपने किए वादे को पूरा किया है। महिला आरक्षण पर महिलाओं ने खुशी जताई है। ऋतु मित्रा ने कहा है कि महिलाओं से किए वादे सरकार ने पूरे किए हैं। सरकार के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त बनाने में एक मजबूत कदम महिला वर्टिकल क्षैतिज आरक्षण विधेयक बिल को विधानसभा एवं महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड जी के द्वारा पास करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पर हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं एवं महामहिम राज्यपाल जी का भी कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। यह आरक्षण उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए हमारी शिक्षित महिलाओं के पक्ष में एक बहुत बड़ा कदम माननीय उत्तराखंड सरकार ने निभाया है। हम समस्त मातृशक्ति उत्तराखंड सरकार का इस विशेष उपलब्धि पे अति प्रशंसा करते हुए उनको कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हमारी वर्तमान में उत्तराखंड यशस्वी जोशीमठ में आ रही आपदा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के 66 केवी का सब स्टेशन भी भू धसाव की जद पर है। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी ने बताया कि भविष्य में बिजली संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए भी स्थलीय निरीक्षण कर पूरी कार्य योजना बनाई गई है। देखिए, हमारे बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, बिल्कुल आपने बात बताई। इससे हमारा क्या होगा कि जो एक तो लो वोल्टेज की समस्या है, तो लो वोल्टेज की समस्या दूर हो जाएगी हमारे वहाँ पर जो है। दूसरा, हमारा जो उसके लॉसेज होते हैं वहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेज, उसमें भी सुधार होगा। बार बार जो टिपिंग की स्थिति कभी बन जाती है तो टिपिंग की व्यवस्था में सुधार होगा वहाँ पर होगा। देखिए, जहाँ तक गाँव बिजली की व्यवस्था है, हमारा तो अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क हम मजबूत बना रहे हैं और आगे जो गांव तक बिजली देने का काम है वो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो पूरा रिंग फेंसिंग है, यदि गढ़वाल में बिजली चली जाए तो कुमाऊं से वहाँ पर उसकी सप्लाई हो जाए, और यदि कुमाऊं में बिजली चली जाए तो गढ़वाल से उसकी सप्लाई आ जाए। मतलब पूरी रिंग फेंसिंग की तैयारी हमारी इसमें कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पर कुमाऊं में 3 महत्वपूर्ण बिजली का जो अभी आ रहे हैं, जिनके हमने टेंडर निकाल दिए हैं। एक तो लोहा घाट में है, तो मैंने उसका स्थलीय निरीक्षण किया कि वो ज़मीन उपलब्ध है या नहीं है, उसमें क्या उस फिजिबिलिटी क्या है। तो निश्चित रूप से देखा कि बिल्कुल ज़मीन फिट है, और जो हमारा टारगेट जून 2025 तक जो हम उसको लोकार्पण कर देंगे, उसके लिए ज़मीन का निरीक्षण किया हमने जो है। फिर खटीमा भी हमारे 132 का है, उसकी भी मैंने जो ज़मीन है उसका निरीक्षण किया, तो बिल्कुल ठीक है। हम 2025 जून 2025 उसका लोकार्पण कर देंगे। अभी मैं सर्वर खेड़ा की ज़मीन देखने जा रहा हूँ। इसके साथ ही हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन बन रही है यहाँ पर होकर के जो है, वो लोहा घाट पिथौरागढ़ चंपावत लाइन, उसका निरीक्षण किया। तो उसमें एक लाइन लगभग हमारा 90% काम हो चुका है। 99 नंबर टावर पे जो है वहाँ पर समस्या आ गई कि बहुत बड़ा स्पान है, और ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा नदी, बीच में नदी है, वहाँ पर सरयू नदी को क्रॉस करना है। और आप लोग याद होगा वहाँ पर जो पंचमेश्वर जो बांध की भी परिकल्पना है भारत और नेपाल के बीच में वहाँ पर होकर के, तो उसका एसएफएल ऊँचा होने के कारण उसको लाइन की हाइट हमें बढ़ानी है। तो उसके लिए हमें जो है स्पेशल टावर डिजाइन कर दिया गया, टावर वहाँ पर इरेक्ट कर दिया गया वहाँ पर होकर के,
और जो उसके जो पैंथर स्पेशल पैंथर जो है जो केबल है उसका भी जो है वहाँ पर उनसे कॉन्ट्रैक्टर से बात करके जो है वो। वहीं आईएएस एसोसिएशन ने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। आपदा प्रभावित परिवारों की मदद को लेकर उन्होंने अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। तो आपदा के बीच आईएएस एसोसिएशन ने मदद का हाथ बढ़ाया है, अपने 1 दिन का वेतन सीएम राहत कोष में दिया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।